एवरीवन, वेलकम बैक टू मेटा माइंड्स, जहां पे आज हम करने वाले हैं 60 फॉर्मूलाज इन 60 मिनट्स। बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे फॉर्मूलाज मैंने एक वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएगी फॉर्मूलाज के लेवल बढ़ते चले जाएंगे और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा सो दैट आप बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकें। मैंने सभी फॉर्मूलाज को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, 6 कैटेगरीज में, सो दैट आपको समझने के लिए आसान हो जाए, उन्हें याद करने के लिए आसान हो जाए और मुझे समझाने के लिए आसान हो जाए। अगर आपको चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, जहां पे आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। और अगर कमेंट सेक्शन तक पहुंच गए हैं तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलेगा, बिकॉज आपके फीडबैक से ही हमें पता लगता है कि हमें कैसी वीडियोस डिलीवर करनी है एंड क्या चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो मेरे साथ बने रहिए, हम लोग इस वीडियो में सारे फॉर्मूलाज कवर करेंगे बहुत ही इजी वे में। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। फॉर्मूलाज करने हैं, एक साथ करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। बेसिक टू एडवांस की तरफ जाएंगे, बहुत सारी कैटेगरीज है, कैलकुलेशन, काउंट, डेट, टाइम, टेक्स्ट, नंबर, एडवांस, सारी कैटेगरीज करेंगे। पहली कैटेगरी होने वाली है काउंट फंक्शन की। चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला जो आपके पास आता है वो आता है काउंट का, जो कि नंबर्स को काउंट करके बताता है कि किसी डेटा में कोई नंबर कितनी बार लिखा हुआ है। तो पहला फंक्शन करते हैं इक्वल्स टू काउंट, टैब प्रेस करेंगे और हमें वैल्यू चूज करनी है कि हमें कितना डेटा लिखा हुआ है। तो मैंने ये रेंज सेलेक्ट की, पैरेंथेसिस ऑफ किए, एंटर प्रेस किया, तो हमारे पास आ गया इस डेटा में 10 नंबर लिखे हुए हैं। लेकिन अगर मुझे जाना है टेक्स्ट के थ्रू किस नंबर इस डेटा में कितने टेक्स्ट लिखे हैं, तो इक्वल्स टू काउंट ए टैब, हमें ये मैंने काउंट कर लिया। चलिए इसे पूरा लेके देख लेते हैं कि कितने टेक्स्ट लिखे हुए हैं एंड एंटर। तो देखिए इसने बता दिया, जस्ट बिकॉज 2 कॉलम्स थी तो 20 नंबर्स लिखे हुए हैं, 20 टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अगर कोई डेटा हो जिसके अंदर ब्लैंक्स हो और हमें जाननी है कि कितने ब्लैंक्स हैं, तो आप सिंपली इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक टैब, उसके बाद आप रेंज ले लेंगे एंड पैरेंथेसिस ऑफ एंटर। इसने बता दिया 9 ब्लैंक्स है, 9 सेल है ऐसे जो खाली हैं, ठीक है। एक्सेसरी काउंट इफ क्या होता है, नेक्स्ट फॉर्मूला काउंट इफ, कि जिसके अंदर कोई कंडीशन हो एंड देन हमें काउंट करके बताना है। तो इसके अंदर कंडीशन ये है कि मुझे काउंट करके बताओ एक्सेसरीज कितनी लिखी हुई हैं। ये जो डेटा है इसके अंदर एक्सेसरीज कितनी लिखी हुई हैं, तो सिंपली हम काउंट इफ लगाएंगे। जब भी हमें कोई कंडीशन देनी होती है टैब प्रेस करेंगे, रेंज लेनी है, मतलब किस में ढूंढना है, रेंज मतलब किस में ढूंढना है, तो हमें ढूंढना है इसमें। ओके, क्या ढूंढना है, हमें एक्सेसरी को ढूंढना है। पैरेंथेसिस ऑफ एंटर, तो 3 लिखा हुआ है। अगर मैं यहीं पे ही इसे करती हूँ, फ़ोन कितना है, तो फ़ोन 5 टाइम्स लिखा हुआ है। कंप्यूटर कितना है, कंप्यूटर 2 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इधर हमने अपने काउंट के 4 फॉर्मूलाज कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि हैं काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक एंड काउंट एफ। अभी भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो कि होने वाली है डेज की कैटेगरी है हमारी डे कैटेगरी, जिसके अंदर हम लोग डेज से रिलेटेड 7 फॉर्मूलाज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला है हमारा डे का, मतलब अगर मान लीजिए कोई डेट लिखी हुई है और हमें उसका फॉर्मेट नहीं पता कि मंथ पहले लिखा है या डेट पहले लिखी है, तो डे फॉर्मूला लगाने से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी डेट है। जैसे ये डेट लिखा हुआ है 3 फरवरी 2024, मुझे नहीं पता 3 फरवरी है या फिर ये 2 मार्च 2024 है, तो इसीलिए मैं डे फॉर्मूला लगाऊंगी। इक्वल्स टू डेट टैब, मैंने ये दिया एंड पैरेंथेसिस ऑफ एंटर। तो इसने मुझे बता दिया 3 इज द डेट, दैट मीन्स 2 इज द मंथ। ओके, नेक्स्ट आता है डेज। डेज आपको बताता है कितने बीच में डिफरेंस है, एक स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में कितना डिफरेंस है। तो इक्वल्स टू डेज टैब, हमें एंड डेट देनी है विच इज़ दिस, एंड फिर हमें स्टार्ट डेट देनी है विच इज़ दिस एंड पैरेंथेसिस ऑफ एंटर। तो हमें इसने बताया 48 डेज का डिफरेंस है इन दोनों डेट्स के बीच में, 48 डेज। ओके, द नेक्स्ट फॉर्मूला इज डेज 360। डेज 360 आपको वही बताता है 2 डेट्स के बीच का डिफरेंस, कि उसके बीच में कितने दिन आते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आता है,
कि ये बेसिकली आपके जितने भी मंथ्स होते हैं उन्हें 30 का कंसिडर करके चलता है। जो आपका डेज है वो कम्प्लीटली पूरा कंसिडर करता है, जैसे कोई 30 है तो 30, 31 है तो 31, लेकिन डेज 360 हर एक मंथ को 30 काउंट करके चलता है। लगाते हैं इसे, इक्वल्स टू डे 360 टैब, ओके थोड़ा मिस्टेक हुआ, डेज 360 टैब, हमें स्टार्ट डेट लेनी है, कॉमा हमें एंड डेट लेनी है, एंड हमें पैरेंथेसिस ऑफ करके एंटर कर देना है। 47 डेज, देखिए सेम डेट्स थी, फिर 47 क्यों आया, क्योंकि इसने जनवरी में 30 डेज कंसिडर किए हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है टुडे का। टुडे का फॉर्मूला यूज़ होता है आज की डेट निकालने के लिए, तो आप सिंपली लिखेंगे इक्वल्स टू टुडे टैब पैरेंथेसिस ऑफ, कुछ नहीं लिखना, एंटर, तो उसने आज की डेट को बता दिया। नेक्स्ट आता है नाउ फंक्शन, जो कि आपको बताता है कि आज डेट क्या है, साथ में जिस टाइम पे आप वो फंक्शन लगा रहे हैं उस टाइम पे वक्त क्या है, टाइम भी बताता है। तो देखिए NOW टैब, उसके बाद आप पैरेंथेसिस ऑफ, जस्ट बिकॉज आपको अभी का जानना है, पैरेंथेसिस ऑफ बिना कुछ लिखे एंटर। तो उसने बताया कि 5 जुलाई है एंड 12:48 हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज आपको ये बताएगा कि नेटवर्किंग डेज कितने हैं, किसी ने कितना काम किया है। अगर वो देखिए 2 डेट के बीच का डिफरेंस को हम ले सकते हैं डेज से भी, डेज 360 से भी, लेकिन ये हॉलीडेज़ को भी कंसिडर करके चलता है अगर किसी ने हॉलीडेज़ लिया है। देखिए इक्वल्स टू नेटवर्क डेज टैब, स्टार्ट डेट देना है, फिर एंड डेट देना है, फिर मान लीजिए 2 डेज़ का हॉलीडे है तो 2 डेज़ का हॉलीडे लेना है, पैरेंथेसिस ऑफ करना है, एंटर करना है। तो इसने मुझे बता दिया 35 डेज़ हमने काम किया है, वर्किंग डेज़ 35 है। उसके बाद आता है वर्क डेज़। वर्क डेज़ क्या होता है, वर्क डेज़ आपको एक डेट निकाल के दे देता है कि इस दिन का पे आउट बनता है। अब हम वो पे आउट कब बता पाएगा, जब हम उसे ये बताएंगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन का वर्किंग डेज इतने हैं, इसने तब तब छुट्टियां ली हैं, तो उस अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके दे देता है। तो देखिए इक्वल्स टू वर्क डे टैब, हमें स्टार्ट डेट देनी है, साथ में उसने कितने दिन काम किया, हम कह रहे हैं देखिए स्टार्ट उसका हुआ था 1 जनवरी को, फिर उसने ना 20 दिन तो काम किया है, और 20 दिन काम करके भी ना उसने ये छुट्टियां ली थी, संक्रांति की, रिपब्लिक डे की, ये सब छुट्टियां ली थी। और अब आप मुझे दे दो कि मुझे उसको पे कब करना पड़ेगा, तो आप पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे एंड दिस 30 जनवरी को उसके 20 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे अगर वो 3 छुट्टियां लेगा, और साथ ही साथ में बाकी जितने भी सैटरडे संडेज आए हैं वो कट करके, ठीक है। सैटरडे संडे वो काउंट नहीं होंगे, साथ में ये 3 हॉलीडे काउंट नहीं होंगी। 30 डेज़ में कितने सैटरडे संडे आए हैं आप काउंट कीजिए, 3 डेज़ काउंट कीजिए, उन्हें हटा दीजिए, 20 वर्किंग डेज़ जहाँ ख़त्म होते हैं वो आपका आंसर है। तो ये आपका 30 जनवरी आ गया है। तो यहाँ पे हमने डे कैटेगरी में अपने कंप्लीट कर लिए हैं 7 फॉर्मूलाज। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास डेट की कैटेगरी, जिसके अंदर हम टोटल 4 फंक्शंस करने वाले हैं। बहुत बेसिक फंक्शंस हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका फंक्शन आता है डेट का फंक्शन। बेसिकली आपको कहीं पे भी कोई ईयर, मंथ और डेट अलग अलग फॉर्मेट में या अलग अलग तरीके से लिखी हुई दिखेगी, तो आपको उसको एक डेट में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखते हैं। डेट फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू डेट टैब, हमने ईयर चूज़ करना है, कॉमा हमें मंथ चूज़ करना है, कॉमा हमें डेट चूज़ करनी है, एंड देन पैरेंथेसिस ऑफ एंड एंटर। ऐसा करने से ये डेट में कन्वर्ट हो गया है। दूसरा फंक्शन आता है कि डेट वैल्यू कितना है। डेट वैल्यू डायरेक्टली कभी बहुत कम यूज़ आता है, लेकिन डेट वैल्यू का यूज़ हम लोग नेस्टेड फंक्शंस में ज़रूर करते हैं। तो देखिए इक्वल्स टू डेट वैल्यू टैब, और क्या डेट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, एंड पैरेंथेसिस ऑफ एंड एंटर। ये आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में दे देगा। देखिए डेट तो वही है, देखिए मैं जब इसका फॉर्मेट चेंज करती हूँ ना, कंट्रोल 1 करके भी आप चेंज कर सकते हैं, तो देखिए वही डेट है, लेकिन इसने किस फॉर्मेट में दिया, जर्नल फॉर्मेट में दिया। ये हम नेस्टेड फंक्शंस में यूज़ करते हैं। तीसरा आता है ई डेट, दैट मीन्स कि ये आपको कैलकुलेट करके देगा। जनरली जब आपको इंटरेस्ट निकालना हो, जनरली जब आपको ये ड्यू डेट्स निकालनी होती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे हैं, ड्यू डेट निकालनी है कि कब की इसकी ड्यू डेट बनती है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इक्वल्स टू ई डेट
टैब कि हमारी स्टार्ट डेट तो ये है और कितने मंथ का आगे का डेट चाहिए, 2 का चाहिए, 2 मंथ्स आप उसमें ऐड कर दीजिए और मुझे बताइए क्या डेट आएगा। एंटर करेंगे तो 10th ऑफ मई आएगा। अगर मेरा 10th ऑफ मार्च को मैंने कुछ सेल किया है, 2 महीने बाद वो पेमेंट करने वाला है, तो मुझे पता है कि उससे पेमेंट कब आएगी, 10th ऑफ मई को आएगी। आप चाहें तो फिर आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, इससे आप एक ही बारी में पूरी ड्यू डेट्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आता है एंड ऑफ द मंथ, मतलब किसी ने ये कहा कि 2 महीने बाद ले लेना, लास्ट में 2 महीने बाद और लास्ट में ले लेना, तो मतलब 2 महीने तो उसमें ऐड करने हैं और उस जो मंथ आएगा उसका लास्ट डे लेना है। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए वही मेरे पास डेटा है, उसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इक्वल्स टू एंड ऑफ मंथ टैब, स्टार्ट डेट हमारी ये रही, कॉमा कितने मंथ्स हमने उसमें ऐड करने हैं, ये आ गया, पैरेंथेसिस ऑफ, एंटर। देखिए फॉर्मूला सिंपल तरीके से उसी तरीके से लगेगा, लेकिन रिजल्ट आपको अलग देगा। इसने आपको एंड में कितना, मतलब उस मंथ का एंड क्या है, फेब्रवरी है तो 28 आ गया, ये देखिए सेम डेट है 10th ऑफ मार्च, 2 मंथ्स ऐड करके 31st में दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको 10th ऑफ मई दिया है। क्यों? क्योंकि उसने एग्जैक्ट काउंट करके दिया है, इसने आपको उस मंथ का एंड डेट भी बता दिया है कि एंड डेट उसका 31st में है, 10th मई का बनता है 31st में। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट कैटेगरी कंप्लीट कर लिया है जो कि है हमारी डे कैटेगरी। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है टाइम कैटेगरी, जिसके अंदर हमारे पास सिंपल 2 फंक्शंस हैं जो कि है टाइम, जो कि डेट के जैसा ही है कि हमें टाइम को लिखना है अगर अलग अलग तरीके से हमें गिवन है, और डेट वैल्यू जिसके अंदर हम वो जर्नल फॉर्मेट में टाइम चाहिए होता है। तो देखिए हमारा पहला फंक्शन टाइम, तो इक्वल्स टू टाइम टैब, आर कौन सा है 15, कॉमा मिनट कौन सा है 20, कॉमा सेकेंड 25, एंड यहाँ आपको कॉमा नहीं लगाना है, पैरेंथेसिस ऑफ करके एंटर कर देना है। तो देखिए आपका यहाँ पे टाइम आ गया है, आई होप आपको ये विजिबल होगा। ओके, टाइम वैल्यू हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, टाइम वैल्यू टैब, टाइम टेक्स्ट लिया, पैरेंथेसिस ऑफ, एंटर। तो इसने मुझे 320 दे दिया जो कि आ गया है, कस्टम है इस वजह से, वरना जर्नल फॉर्मेट में रखूं तो ये देखिए नॉर्मल में आ गया। ये बेसिकली हमें नेस्टेड फंक्शन में यूज़ होता है। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि मैं कहूँगी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन के साथ, कि कैलकुलेशन में हम लोग सबसे पहले जो फंक्शन करने वाले हैं वो सम फंक्शन करने वाले हैं। मतलब अगर हमें कोई डेटा दे रखा है और उसे हमें सम करना है तो हम डायरेक्टली कैसे सम कर सकते हैं। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, एक सिंगल क्लिक के साथ भी सम किया जा सकता है, साथ ही साथ में एक फंक्शन लगा के भी सम किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले मेरे पास ये डेटा है, देखिए मेरे पास ये डेटा है, देखिए मेरे पास ये डेटा है जिसमें मुझे इस सेल का सम चाहिए, राइट। तो अब सम फंक्शन कैसे लगेगा, देखो यहाँ पे मैं लगाती हूँ, देखो तो सेल फंक्शन कैसे लगेगा, इक्वल्स टू सम टैब नंबर 1, ये रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, पैरेंथेसिस ऑफ, एंटर। तो देखिए इसने मुझे सम दे दिया है, लेकिन ये तो थोड़ा बड़ा फंक्शन था, इसे सिंपल भी किया जा सकता है। आप सिंपली जहाँ आपको सम चाहिए उसके नीचे जाइए, ऑल्ट इक्वल टू एक साथ प्रेस कीजिए, एंटर कर दीजिए, देखिए इसने अपने आप सम दे दिया है, सेम अमाउंट यहाँ पे है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी सम कर सकते हैं, बट हमने फॉर्मूला किया। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास सब टोटल का। सब टोटल एंड सम दोनों ही सेम आंसर देते हैं, बट डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सब टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे, सब टोटल टैब, हम लोगों को चाहिए सम, तो 9, कॉमा हमें चाहिए रेंज एंड पैरेंथेसिस ऑफ, एंटर। तो इसने हमें टोटल दे दिया। देखिए सम और सम टोटल का टोटल सेम है, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखते हैं। देखिए यहाँ मैं सबसे पहले सम फंक्शन लगा देती हूँ, ऑल्ट इक्वल टू करके एंटर किया, तो ये हमारा सम फंक्शन है, आप देख पा रहे हैं। देखिए कंट्रोल B कर देते हैं इसे, एंड अलाइन करके इसे थोड़ा सा येलो कर देते हैं, काम करते हैं। अभी आपको समझ आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे अगर फिल्टर्स लगाए, कंट्रोल शिफ्ट L किया और सिर्फ चौधरी जी का देखा क्या सम है, तो देखिए यहाँ पे ये टोटल नहीं दिखा रहा है, एंड अगर मैं इसका टोटल देखूँ तो नहीं आएगा। अभी कंट्रोल शिफ्ट L कर दीजिए
एंड यहाँ पे अब सम की जगह सब टोटल लगा के देखिए, सब टोटल 9 कॉमा एंड here we go, इसने टोटल दे दिया। और अब मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगाती हूँ, फिर चौधरी जी का देखती हूँ, तो इसने मुझे यहाँ पे टोटल दिया। तो यहाँ पे फिल्टर्स लगने के बाद भी टोटल आए, इसीलिए हम लोग सब टोटल प्रेफर करते हैं अगर हमारा डेटा ज़्यादा बड़ा हो। आंसर्स आपको लगभग सेम ही मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है सम एफ का। जस्ट गिव मी अ मिनट। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है सम एफ का। सम करो लेकिन एक कंडीशन के साथ करो। देखिए जैसे यहाँ पे फ़ोन लिखा है और हमें जानना है कि फ़ोन, इस डेटा में फ़ोन की कितनी सेल हुई है, तो आप सिंपली सम एफ लगाएंगे इक्वल्स टू सम एफ टैब, रेंज लेना है। रेंज क्या है? रेंज हमारी ये वाली है, रेंज हमने ली, कॉमा क्राइटेरिया क्या है? फ़ोन क्राइटेरिया। भाई फ़ोन का पता हो मुझे, सम रेंज मतलब जिसका सम करना है, सेल का सम करना है, एंड पैरेंथेसिस ऑफ, एंटर। तो देखिए फ़ोन का हमारे पास ये टोटल है। ओके, फ़ोन का टोटल हमारे पास ये, हम चाहें तो यहाँ से अपने फ़ोन के बाद कंप्यूटर का भी टोटल ले सकते हैं, हम चाहे एक्सेसरीज़ का भी, ये मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है तो आप ये डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास एवरेज। आपको निकालना है कि आपकी एवरेज सेल कितनी होती है, एवरेज सेल कितनी होती है, तो आप वो भी निकाल सकते हो। या फिर आप कह सकते हो कि आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है, अगर आपको जानना है ऑन एन एवरेज कितने का सेल करते हो तो वहाँ पे आपको एवरेज काम आता है। तो इक्वल्स टू एवरेज टैब, ये मैंने नंबर्स ले लिए, एंड तो 51,166 आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू हो गया है कि कम से कम मतलब लगभग इतने का तो आप सेल करते ही करते हो। एवरेज एफ, तो कंडीशन के साथ अगर आपको एवरेज निकालना हो तो इक्वल्स टू एवरेज एफ टैब, तो वही रेंज देनी है। रेंज हमारे पास ये आ गई है। हमें क्राइटेरिया बताना है, क्राइटेरिया हमारा फ़ोन है कि हमें फ़ोन का रेंज एवरेज बता दीजिए, अलग अलग उसके हैं। एंड हम लोगों को एवरेज रेंज कि किसका एवरेज निकालना है, हमें नंबर्स का एवरेज निकालना होता है, टैब। तो देखिए इसने ऑन एन एवरेज जो हमारा फ़ोन बिकता है ना वो 45,000 का बिकता है। ऑन एन एवरेज हमारा जो कंप्यूटर है वो 14,000 का बिकता है, एंड ऑन एन एवरेज हमारी एक्सेसरी है वो 58,000 की बिकती है, सॉरी 5,84,000 की बिकती है। तो इसी तरीके से आप ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी कंप्लीट कर ली है, जिसके अंदर मैंने फॉर्मूला किया सम, सब टोटल, सम एफ, एवरेज और एवरेज एफ। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लग रहा है तो प्लीज़ 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 लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर द पर्टिकुलर डाउट्स। ओके, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी जो कि होने वाली है नंबर कैटेगरी। नंबर कैटेगरी के अंदर बहुत सारे फार्मूलाज आते हैं, उन्हें एक एक करके देखेंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। सबसे पहले अब हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी में आ गए हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स के बारे में। देखिए हमारा पहला फॉर्मूला जो होने वाला है वो होने वाला है इफ फॉर्मूला, जो कि हम लॉजिकल टेस्ट के लिए करते हैं। देखिए हम लोगों के पास ये डेटा है जिसके अंदर मेरे पास स्टूडेंट्स के नेम हैं, उनके मार्क्स है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उनका टोटल है, उनकी परसेंटेज है। अब मुझे जानना है उनके परसेंटेज के बेसिस पे कि वो पास हैं या फेल हैं। तो यहाँ पे हम इफ फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू इफ टैब। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि इनकी परसेंटेज चेक करो, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 33% है तो मुझे ट्रू लिख के दे देना। अरे बाबा, ट्रू लिख के दे देना, वरना फॉल्स लिख के दे देना। तो कैसे लगाया आपने फॉर्मूला? पहले लॉजिकल टेस्ट क्या है कि मुझे ज़्यादा या इक्वल चाहिए 33% के। अगर ऐसा होता है मतलब ये काम होता है तो ट्रू दे देना, नहीं होता है तो फॉल्स दे देना, एंटर। तो इसने ट्रू दिया है एंड इसको हम लोग ड्रैग कर लेंगे एंड देखिए इसने दे दिया है, अपने आप ही आ गया है कि कौन कौन से लोग पास हैं, कौन कौन से फेल हैं। यहाँ हम पास या फेल भी लिख सकते थे ट्रू की जगह। देखिए हम लोग यहाँ पास और फेल लिख सकते हैं, दैट्स बेटर रिप्रेजेंटेशन आई गेस। हियर वी गो, इसने फेल और पास लिख के दे दिया।
नेक्स्ट आता है आपके पास रोमन फंक्शन। रोमन फंक्शन होता है कोई भी नंबर को रोमन में एक ही क्लिक में चेंज कर लेना। तो आप रोमन फार्मूला लगाएंगे, ROMAN टैब, हमने ये नंबर्स लिए, मान लीजिए हमें ये वाले रोमन में सेलेक्ट करने हैं एंड पैरेंथेसिस ऑफ, तो देखिए आ गए सारे। उसके बाद आता है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन में हम लोग करने वाले राउंड, राउंड अप एंड there's one more formulas which I think I have forgot, which is round down. Okay, तो यहाँ हम फॉर्मूला करेंगे राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये डेटा गिवन है एंड आपको दिख रहे हैं ये नंबर्स आपको पॉइंट्स में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले राउंड करूँगी, राउंड टैब, हमें नंबर चाहिए, ये नंबर सेलेक्ट किया, कॉमा, कितनी डिजिट्स तक का राउंड ऑफ चाहिए, 2 डिजिट्स तक का चाहिए, 2 डिजिट के बाद वो राउंड ऑफ हो जाए, इससे ज़्यादा का मुझे नहीं चाहिए। तो 2 लिखा, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर। तो देखिए इसने 2 डिजिट्स तक तो इसे रखा, 6, 8 के बाद क्या है, 8 है, तो 8 5 से बड़ा होता है, तो इसने 9 कर दिया, 6 9। अब इसको मैं ड्रैग करके देखियो, 6 6 3, तो 3 लिखा है तो वो राउंड ऑफ कम में होगा, तो 6 5 हो जाना चाहिए। 6 6 0 मतलब इसने कम कर दिया है, 6 0 हो गया। 15 है मतलब 5 है, ऊपर है, तो आगे का नंबर आ गया, 320 आ गया। तो इस तरीके से इसने राउंड कर दिया। अब आता है राउंड अप, मतलब अप डायरेक्शन में राउंड हो। अब हम लेंगे नंबर और कितने डिजिट्स तक, 2 डिजिट्स तक। जनरली लोग 2 डिजिट्स तक ही करते हैं एंड देखिए इसने राउंड अप कर दिया, मतलब 18 का 20 कर दिया, 80 का 80 कर दिया, वो राउंड ऑफ ही था। वो 67 का ये 467 था तो इसका 47 कर दिया, 7 से ऊपर का ले लिया नंबर, ठीक है। तो ये आ गया राउंड डाउन, मतलब अब अभी तक सब क्या था, ऊपर की तरफ राउंडेड ऑफ हो रहा था, अभी नीचे की तरफ होगा। राउंड डाउन टैब, हमने लिया नंबर सेलेक्ट एंड कॉमा एंड 2 एंटर। देखिए 503 3 था, 5 से कम है तो इसने 50 रहने दिया। 408 8 ज़्यादा है तो ये देखिए इसे फिर भी 4 रहने दिया, 0 ही रहने दिया, वरना 1 हो जाना चाहिए था। ये 3 है, वैसे ही कम है तो वो 46 ही रहेगा। तो इस तरीके से आपके ये 3 फॉर्मूलाज हो गए, राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन। अच्छा, कहीं पे मान लीजिए कोई सेल है और मैं आपको करके बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। मान लीजिए कहीं पे कोई सेल है और वो सेल खाली है या नहीं खाली है, मतलब वो ब्लैंक है या नहीं ब्लैंक है और आपको वो डाउट है, तो आप कैसे करेंगे? आप जाएंगे इस ब्लैंक पे, इस ब्लैंक वाला करेंगे हम लोग इस चीज़ के लिए, इक्वल्स टू इस ब्लैंक टैब, वैल्यू दिया, कॉमा एंड दिस फॉल्स, क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाती हूँ, इस ब्लैंक टैब और ये कोई भी सेल ले लिया, ट्रू कि हाँ वो खाली है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है इज नंबर, कि ये जो चीज़ लिखी है वो नंबर है या नहीं है। इज नंबर टैब वैल्यू, क्या ये नंबर है? नहीं है, टेक्स्ट है, तो इसने फॉल्स दे देना है और नंबर होता तो ट्रू दे देना था। नेक्स्ट आता है हमारे पास रैंक। अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला, कोई टेबल दी हुई है, हमारे पास वही डेटा है, वही स्टूडेंट्स का, और हमें रैंक निकालनी है, तो कैसे होगा? इक्वल्स टू रैंक। रैंक हमारी परसेंटेज की बेसिस पे होगी, तो सबसे पहले किसको देखे? वो इस परसेंटेज को देखे। अच्छा, रेफरेंस क्या ले? तो सारे डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई इन रेफरेंस लेना, इनको चेक करके बताना कि मेरी रैंक सबसे ऊपर है कि नहीं है, उन्हें भी तो चेक करना पड़ेगा। एंड कॉमा, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर हो गया, पहले सबसे कम, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। डिसेंडिंग सबसे ऊपर, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरीके से। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर लेके चलते हैं एंड ओके, एंड ये 1 आ गया एंड इसको ड्रैग कर लीजिए एंड देखिए उसने आपको सारी रैंक्स दे दी हैं। आप असेंडिंग भी कर सकते थे, यहाँ पे लिख दो 1। तो ये उल्टा हो जाएगा कि उसने जिसका सबसे ज़्यादा उसको रैंक 10 दे दिया। डिसेंडिंग करेंगे तो उस वे में आ जाएगा। ओके, आते हैं हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस, जिसका मैं आपको एक इजी ट्रिक डायरेक्ट बता देती हूँ कि आप Ctrl+H प्रेस कीजिए और यहाँ से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए, अगर मेरे को फाइंड करना है प्रिया पटेल,
तो मैं यहाँ पे प्रिया पटेल को कॉपी करके फाइंड पे है ना, फाइंड ऑल करूँगी तो इसने मुझे बता दिया पूरी शीट में प्रिया पटेल कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और अब मैं प्रिया पटेल को चेंज करना चाहती हूँ, प्रियम पटेल करना चाहती हूँ। तो मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया, तो इसने देखो यहाँ पे प्रियम पटेल कर दिया प्रिया पटेल की जगह। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली भी फाइंड एंड रिप्लेस का कर सकते हैं। उसके बाद आता है रैंड। रैंड फंक्शन होता है जो कि आपको रैंडम नंबर दे देता है 0 to 1 के बीच में, और वहीं पे आता है रैंड बिटवीन जो कि आपको नंबर देता है जो भी आपने नंबर दिया होता है। देखिए हम रैंड फंक्शन करेंगे। रैंड फंक्शन के लिए हमने क्या इक्वल्स टू रैंड टैब एंड पैरेंथेसिस कर दिए ऑफ एंड हियर वी गो 0 to 1 के बीच का आपको रैंडम नंबर मिल गया। रैंडम नंबर बिटवीन अगर देखना है तो इक्वल्स टू रैंड बिटवीन टैब, हम लोगों को देखना है तो बॉटम क्या लेना है 1 और टॉप क्या लेना है 100, कि 1 और 100 के बीच में मुझे नंबर दे दो एंड एंटर। तो इसने 59 दे दिया। पावर क्या होता है, कोई भी नंबर है उसका अगर मुझे पावर जानना है, इजी लेते हैं ताकि आपको आंसर पता होगा। तो जैसे 2 का पावर अगर 2 लेना है तो क्या आएगा, इक्वल्स टू पावर टैब 2 और इसकी पावर 2 टैब 4 आ गया। तो इस तरीके से ये आपको निकाल के दे देगा किसी भी नंबर की कोई भी पावर अगर आपको निकालना होता है। तो हम लोगों ने नंबर फंक्शन में भी जितने फॉर्मूलाज हैं उन्हें कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है टेक्स्ट की, एंड उसके बाद हम एडवांस पे आ जाएंगे एंड जल्दी से इसे सम अप कर लेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला फंक्शन आता है ट्रिम फंक्शन का। ट्रिम फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली आपके जो भी टेक्स्ट बिगड़े हुए तरीके से लिखे होते हैं ना उन्हें ठीक करता है ये। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जो कि आपको दिख रहा है, इसमें नेम्स किस तरीके से लिखे हुए हैं पता नहीं, कहीं कहीं ब्लैंक्स हैं, कहीं पे बहुत सारे गैप्स हैं। तो इसे हमें एक बारी में ठीक करना है, तो हम ट्रिम फंक्शन लगाएंगे इक्वल्स टू ट्रिम टैब, टेक्स्ट मैंने दिया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर। देखिए चंद्रशेखर गुप्ता बिल्कुल सही तरीके से लिख के आ गया, पहले ज़्यादा। अब मैं इसे ड्रैग कर लूँगी तो सारे नेम्स एकदम सही से आ गए, जितने गैप्स थे सब कुछ इसने ठीक कर दिया है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं हमारा ट्रिम फंक्शन। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट फॉर्मूला हमें ये बताता है अगर हमने ये मान लीजिए कोई डेट लिख दी है या कुछ भी लिख दिया है तो उस दिन कौन सा डे होता है। देखिए मैंने करंट ले लिया है, चलिए इसे करके देखते हैं। इसमें मैंने कोई डेट ले ली है 18/2/1998। अब देखिए इस डे को कौन सा दिन था ये हमें टेक्स्ट फंक्शन बता देगा। तो इक्वल्स टू टेक्स्ट टैब वैल्यू, और हमें फॉर्मेट चाहिए डी, हमें डे बता दो एंड एंटर, वेडनेसडे था। ठीक है, टेक्स्ट जॉइन क्या होता है, फॉर्मूला जो आता है वो आता है टेक्स्ट जॉइन। टेक्स्ट जॉइन बेसिकली 2 टेक्स्ट को जॉइन करता है। चलिए मेरा नाम लिख लेते हैं तनु सिंगल। अब मुझे ये चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी इक्वल्स टू टेक्स्ट जॉइन टैब डेलीमीटर, मतलब हमें किस चीज़ से जोड़ना है, मुझे स्पेस से जोड़ना है। तो डबल पैरेंथेसिस स्पेस दिया, ये कॉमा एंड ट्रू कॉमा, हमारा पहला टेक्स्ट है तनु कॉमा सिंगल एंड पैरेंथेसिस ऑफ एंड एंटर। तो देखिए इसने नाम जोड़ के दे दिया तनु सिंगल। अगर मुझे कुछ और लगाना होता, अगर मुझे यहाँ पे डैश लगाना होता तो मैं यहाँ पे एक डैश दे देती एंड देन एंटर करती, तो ये मुझे डैश लगा के दे देता। इस तरीके से हम पूरे डेटा में कहीं पे भी डैश लगा सकते हैं। देखिए हमारे पास एंड और को हम एक साथ समझेंगे। देखिए हमारे पास ये टेबल है और यहाँ पे ना इस टेबल के अंदर हमें स्टेटस लिखना है कि वो बंदा पास है या फेल है, या ट्रू है या फॉल्स है। अब ट्रू कब होगा, अगर उसके मार्क्स 40 से ज़्यादा होंगे कब पास होता है। एक कंडीशन कि 40 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, दूसरी कंडीशन एग्रीगेट भी 200 से ज़्यादा होना चाहिए। सीए के स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएंगे अगर कोई है तो, कि 40 से ऊपर हमें मार्क्स चाहिए एंड 200 से ऊपर मार्क्स चाहिए, तब जाके हम पास हैं, अदरवाइज हम फेल हैं, डजंट मैटर। तो यहाँ पे हम फंक्शन लगाएंगे एंड टैब। लॉजिकल वन क्या है कि ये जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होने चाहिए, ठीक है, कॉमा। लॉजिकल टू क्या है कि ये जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 200 होने चाहिए एंड पैरेंथेसिस ऑफ। तो देखिए इसने फॉल्स दे दिया है क्योंकि ये 196 है। ठीक है, हमें इसे ड्रैग कर लेते हैं। तो देखिए ट्रू, देखिए ये 65 है, 253 है, मतलब यहाँ पे 65 40 से ज़्यादा, 253 200 से ज़्यादा, तो ये पास हो गया है। तो ये थी हमारी दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड होगी
तब वो आंसर देगा। ये होता है एंड मतलब दोनों कंडीशन, और मतलब होता है या तो ये या तो वो। तो और में ये कोई एक कंडीशन लेगा, कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड हुई तो वो उसे पास करार कर देगा। तो इक्वल्स टू और टैब लॉजिकल वन दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कॉमा दूसरा लॉजिकल देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 200 एंड पैरेंथेसिस ऑन। अब ये देखना ये दे देगा ट्रू, क्योंकि ये चलो यहाँ फेल हो गया, एग्रीगेट 200 से कम है, लेकिन यहाँ तो पास है 45 है, 40 से ज़्यादा है, तो इससे ट्रू दे दिया, ये आ गए। जबकि यहाँ तो इसने फॉल्स दिया था, क्योंकि वहाँ वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो हाँ करेगा, यहाँ कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी तो वो हाँ कर देगा। तो ये डिफरेंस था। अब हम करेंगे टेक्स्ट वाले फंक्शंस। देखिए लेफ्ट का आपको चाहिए, लेफ्ट वाला टेक्स्ट चाहिए आपको, तो इक्वल्स टू लेफ्ट लगाएंगे, टैब करेंगे, हमें किस टेक्स्ट का चाहिए, इसका चाहिए, कॉमा कितने नंबर्स चाहिए, तनु में कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स है तो 5 कर देते हैं एंड हैवी गो, तनु आ गया। अगर ये आप यूज़ कर सकते हो जब भी आपको अगर बहुत सारे नेम दे दिए हैं विद उनके सर नेम और आपको सिर्फ फर्स्ट नेम निकालना है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। राइट के लिए कि मुझे राइट साइड का चाहिए तो इक्वल्स टू राइट टैब टेक्स्ट, ये हो गया राइट साइड का चाहिए, लास्ट के कितने नंबर्स है 7 है तो सिंगल आ गया। अपर मतलब क्या है, अपर का मतलब है कि ये इसको कंप्लीटली कैप्स में लिख के दे देगा। अपर टैब टेक्स्ट लिया एंड हियर वी गो, कंप्लीटली कैप्स में आ गया। लोअर में क्या होता है, वो लोअर में लिख के दे देता है, टेक्स्ट लिखा, here we go, स्मॉल लेटर्स में आ गया। मिड में क्या होता है, मिड में भी देखते हैं कि हमें नंबर चाहिए, टेक्स्ट स्टार्ट नंबर कि कहाँ से लेके कहाँ तक का नंबर बीच में चाहिए। मुझे 5 है तो मुझे लास्ट का 3 डिजिट्स ले लेते हैं, तो 3 थर्ड से चाहिए एंड लास्ट से मुझे 3 चाहिए। तो देखिए ये NNU दे दिया कि लास्ट से भी थर्ड नंबर पे आए एंड इधर से भी, तो ये मिड नंबर बीच में से अगर कुछ निकालना, ये बेसिकली वहाँ काम आता है जब आपको कोई भी ऐसे नाम दे रखे होते हैं, फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, तो वहाँ पे आपको ये काम आता है। प्रॉपर क्या होता है कि प्रॉपर मतलब सेंटेंस केस लिखना कि फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल लेटर में हो, बाकी सब स्मॉल लेटर में हो। तो अगर आपको ऐसा करना है तो प्रॉपर का फॉर्मूला लगा सकते हो, टैब करेंगे, टेक्स्ट देंगे एंड एंटर करके कर देंगे। तो देखिए ये जैसे कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कोई वर्ड लिखते हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड बाकी स्मॉल, उस फॉर्म में आ जाएगा। लार्ज का मतलब क्या है, लार्ज मतलब बड़ा। एंड देखिए ओके कंट्रोल जी करते हैं, यहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर्स और लिख लेती हूँ, 45, 98, 75 एंड इसे फॉर्मेट कर लेते हैं। देखिए मेरा डेटा चला गया हल्का सा। देखिए लार्ज का क्या होता है कि इस पूरे एरे में से मुझे सबसे लार्ज नंबर क्या है वो बता दीजिए। तो लार्ज का फॉर्मूला लगाया, किया, एरे को सेलेक्ट किया, मुझे सेकंड लार्जेस्ट नंबर चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट, तो मैं 2 लिख दूंगी। थर्ड चाहिए होता तो 3 लिख देती, पैरेंथेसिस ऑफ, तो उसने मुझे सेकंड लार्जेस्ट दे दिया 85 इज़ द सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट ऑब्वियसली 98 है। ठीक यही चीज़ जाती है स्मॉल के लिए भी। अगर मुझे स्मॉल के लिए निकालना है तो देखिए यहाँ डेटा ले लेती हूँ, इक्वल्स टू स्मॉल टैब एरे लिया, एरे और कितना थर्ड स्मॉलेस्ट चाहिए मुझे, थर्ड स्मॉलेस्ट 56 एंड अगर मुझे फर्स्ट स्मॉलेस्ट चाहिए होता तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट है 45, उसके बाद 45 के बाद था 52 और फिर 56 था, तो इसलिए वहाँ 56 आया था। ओके तो ये हमने फॉर्मूलाज कर लिए हैं। उसके बाद आता है मैक्सिमम, कि मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है। तो देखिए भाई मैक्स नंबर 1, ये हम रेंज ले लेते हैं, तो मैक्सिमम नंबर 85 आ गया। ठीक है, मिनिमम क्या है आप रेंज ले लीजिए, तो मिनिमम नंबर इसमें 52 है। ठीक है, उसके बाद आता है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन कैसे होगा, लेन टैब की इस लेंथ क्या है इस टेक्स्ट की,
तो 13 है, ये हम लोग यूज़ करते हैं नेस्टेड फंक्शन में। अब हम लगाएंगे टेक्स्ट कैटेगरी का सबसे लास्ट फॉर्मूला जो कि है कॉन्कनेट। देखिए इसके अंदर हमें बेसिकली टेक्स्ट जॉइन जैसा काम करेगा कि मुझे एक नेम दिया हुआ है तो मुझे उसे जॉइन करना है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो कैसा लगेगा, इक्वल्स टू कॉन्कनेट, टैब प्रेस करेंगे, टेक्स्ट लेंगे फर्स्ट, मुझे चाहिए बीच में स्पेस तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस देंगे एंड कॉमा सिंगल को चूज करेंगे, पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे एंड एंटर। ऐसा करने से ये जॉइन हो जाएंगे एंड नाउ आई कैन ड्रैग दिस, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने कंप्लीट की अपनी टेक्स्ट कैटेगरी। चलिए हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। ये कह सकते हो हम करने वाले हैं, वो करने वाले हैं एडवांस कैटेगरी, जिसका जो पहला फॉर्मूला होने वाला है वो होगा वी लुकअप। वी लुकअप होता है कि हम पूरे डेटा में वर्टिकली चेक करके मुझे कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे दो। देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास डेटा है, पार्टी नेम है, प्रोडक्ट है एंड सेल है, और अगर मेरे को पार्टी नेम के थ्रू ये जानना है कि इस पर्टिकुलर पार्टी की कितनी सेल हुई है तो ये मैं वी लुकअप से निकाल सकती हूँ क्योंकि मेरा डेटा वर्टिकली मुझे गिवन है। तो चलिए हम लगाते हैं वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर वो होता है जो हमें आंसर चाहिए, कौन से कॉलम में आंसर है हमारा 3, कॉमा हमें ट्रू चाहिए, पैरेंथेसिस ऑफ एंटर। तो यहाँ पे मेरे पास उसका इंफॉर्मेशन निकल के आ गया कि रेड्डी कंस्ट्रक्शन कंपनी से हमने इतना सेल किया है। देखिए हम चाहे तो किसी और कंपनी का भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये था हमारा वर्टिकल वी लुकअप। वी लुकअप क्या होता है ना, वो हमेशा जब भी आपका डेटा चेक करता है तो वो राइट साइड जाके चेक करता है। अगर मान लो कोई क्राइटेरिया आपका लेफ्ट साइड में हो तो वो उसको कंसिडर नहीं करता, ये थोड़ा प्रॉब्लम है वी लुकअप का। तो उसको सॉल्व करता है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप क्या है, पूरे डेटा में इधर हॉरिजॉन्टली जाके भी चेक कर सकता है, वर्टिकली भी चेक कर सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो एक्स लुकअप हर तरीके से काम करता है। तो एक्स लुकअप हर चीज का एक ऑल्टरनेटिव हो गया। तो एक्स लुकअप लगाते हैं इक्वल्स टू एक्स लुकअप टैब लुकअप वैल्यू, मतलब हमें क्या चीज चाहिए, लुकअप एरे। जब हम टेबल एरे बोलते हैं तो हमें पूरी टेबल चूज करनी है कि कहाँ से हमें डेटा देखना है। बट जब भी लुकअप एरे आता है तो हम लोगों को जहां पर्टिकुलर वो डेटा देखना है वो लेते हैं। अब जैसे ये नेम सिर्फ नेम्स में ही तो देखने हैं तो सिर्फ नेम्स लेंगे, पूरी टेबल नहीं लेंगे। और रिटर्न एरे, रिटर्न एरे मतलब क्या आंसर चाहिए, तो आंसर ये चाहिए, सेल्स चाहिए एंड पैरेंथेसिस ऑफ एंटर। तो देखिए आपकी आ गई है, यहाँ से आप चेंज करके निकाल सकते हैं। ये दास मोटर्स का ही देख लेते हैं, देखिए सेम आ रहा है अमाउंट। ओके, अब आता है एच लुकअप। एच लुकअप होता है जब आपका डेटा हॉरिजॉन्टली गिवन है। सी यहाँ नीचे डेटा इस फॉर्म में गिवन है, ऐसे गिवन नहीं है, तो ऐसे केस में हम एच लुकअप लगाएंगे। लगा के देखते हैं इक्वल्स टू एच लुकअप। इसके जो कंटेंट्स है वो सेम रहते हैं। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारा रेड्डी कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसको देखना किस में है, इसमें देखना है, इस वाले डेटा में देखना है। ओके, यहाँ तक डेटा में देख लेते हैं। कॉमा कौन सा इंडेक्स का नंबर, मतलब कौन सा रॉ इंडेक्स नंबर होगा। तो देखो सबसे फर्स्ट रो है शर्मा इंटरप्राइजेस वाली, देन सेकंड कंप्यूटर एंड देन थर्ड वैल्यू। हमें वैल्यू चाहिए तो थर्ड 3 आएगा एंड देन हम फॉल्स लगाएंगे। फॉल्स हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, एंटर। तो ये देखिए हमारी अमाउंट आ गई है। दास का चेक करेंगे तो दास का भी देखिए सेम अमाउंट सभी में, ठीक है। इट्स जस्ट अबाउट कि आपका डेटा कैसे लिखा है उस अकॉर्डिंग ये एडवांस्ड फॉर्मूलाज लगते हैं। काम सारे सेम ही करते हैं, देखिए आपके सामने सेम अमाउंट है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सम इफ्स। सम इफ की जब बात होती है, देखो इफ की जब बात होती है तो जो हमारे पास कंडीशन होती है वो सिंगल कंडीशन होती है, सिंगुलर है ना। अगर प्लूरल है तो एस लगा देते हैं। तो इफ्स, तो सम करना है जब कंडीशन एक से ज्यादा हो। क्या कह रहा है, ये सम करना है जब कंडीशन, जस्ट गिव मी अ मिनट, सम करना है जब कंडीशन एक से ज्यादा हो। तो ऐसे में क्या कहेंगे, देखो एक कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट का नाम दे रखा है कि कंप्यूटर की कितनी सेल हुई है, फोन की कितनी सेल हुई है, और दूसरा अप्रैल में कितनी हुई है, मई में कितनी हुई है, जून में कितनी हुई है। तो चलिए इसे देखते हैं, अप्रैल में निकालते हैं, इसको एक साथ निकालेंगे पूरे को। इक्वल्स टू सम इफ्स टैब
देखिए मैं थोड़ा साइड में कर देती हूँ इसे। सबसे पहले हमें सम रेंज लेनी है जिसका हमें सम करना है, तो हमें सेल का सम करना है, मैंने इसे कर दिया कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया लेना, तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि मेरे प्रोडक्ट्स का वो ले, तो मैं प्रोडक्ट्स का सेलेक्ट कर लूंगी जस्ट बिकॉज आप मई में भी प्रोडक्ट यही रहने वाले हैं, जून में भी प्रोडक्ट ये होने वाले हैं, तो मैं इसे लॉक कर लूंगी फंक्शन F4 से कॉमा। क्राइटेरिया क्या होगा, ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट में लिखा होगा वो होगा। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया क्या होगा कि इनको चेक कर लो, मेरे मंथ्स जो लिखे होंगे इन्हें भी मैं लॉक कर लूंगी F4 से कॉमा। एंड इन्हें चेक कहाँ से करना है, क्या क्राइटेरिया जो है बताना है ना, अप्रैल से लेके जून तक, पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे, एंटर। तो इससे मेरा पूरा डेटा आ जाएगा। हो सकता है मे भी कुछ नहीं है, कंप्यूटर की जगह कुछ और करके देख लेते हैं, तो फोन करके देख लेते हैं, फोन में आ गया डेटा। तो इस तरीके से आप सम इफ्स लगा सकते हैं। उसके बाद एक सम इफ्स के साथ ही आता है डी सम। डी सम इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ सम इफ, एंड सम इफ के साथ भी वही जो VLOOKUP के साथ है ना कि वो ऐसे ऐसे डेटा देख रहा है, तो उसी तरीके से होता है। तो डी सम और लगा के देखेंगे। डी सम हर तरीके का सम कर सकता है, तो डी सम टैब डेटाबेस लेना है। डेटाबेस क्या होता है, जो आपका टेबल एरे लेते हो ना वो आपका डेटाबेस होता है। तो डेटाबेस कॉमा फील्ड। फील्ड क्या होगी कि जिसका आपको टोटल चाहिए, हमें सेल का टोटल चाहिए, सेल कॉमा। उसके बाद हमें चाहिए क्राइटेरिया, तो पार्टी नेम और इसके साथ वाला भी। अब नीचे वाला नाम भी आएगा और ऊपर वाले हेडिंग भी आएगी, बाकी में हेडिंग नहीं आ रही थी, पैरेंथेसिस ऑफ एंटर। तो इस तरीके से आप इसकी सेल निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी आप चाहें तो दास की निकाल सकते हैं। दास की यहाँ ज्यादा इसलिए क्योंकि दास ने यहाँ पे ये वाला डेटा अलग है थोड़ा सा, इसमें सम करके बताया है। दास ने जितना भी जो खरीदा होगा वो सारा आ गया होगा। ठीक है, ये आपका था डी सम। नेक्स्ट हम करते हैं इफ्स। मैं चेक कर लेती हूँ कितने फॉर्मूलाज बचे हैं। वी लुकअप कर चुके हैं, एच लुकअप कर लिया, एक्स लुकअप कर लिया, सम इफ्स कर लिया, इंडेक्स इन मैच करना है। तो चलिए सबसे पहले इंडेक्स इन मैच कर लेते हैं। इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली हमें कोई जगह जाननी हो कि एग्जैक्ट कि हमारा डेटा यहाँ पे है, और मैच क्या होता है वो भी सिमिलर तरीके से काम करता है। ये दोनों अगर मैं बात करूं, जब हम प्रो लेवल का सीखेंगे तो नेस्टेड फंक्शंस में सबसे ज्यादा काम आता है। स्पेशली VLOOKUP के साथ हम इसे मर्ज करते हैं, वहां बहुत अच्छा काम करता है। तो इंडेक्स को सीखते हैं। इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स टैब। इंडेक्स में एरे देना है, एरे में इसको यही वाला दे देती हूँ पूरा, कॉमा रॉ नंबर देना है। कौन से रॉ का आप डेटा जानना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हम पटेल इन्फोटेक जानना चाहते हैं, तो ये कितना रो है अपना डेटा सिलेक्शन में देखिए 1 2 3, तो थर्ड वाला जानना चाहते हैं हम 3। कॉलम नंबर क्या है, देखो आपने ए कॉलम में तो आपके नंबर्स लिखे हैं, बी कॉलम में आपके मंथ्स लिखे हैं, सी कॉलम में आपका नेम लिखा है, और पटेल हमें सी, तो थर्ड ही हमारी कॉलम हो गई। ठीक है, और ये हमने पैरेंथेसिस ऑफ की और एंटर। तो इस पे पटेल इन्फोटेक सोल्यूशन है। अगर हमारे पास हमें पता है कि कौन से रो नंबर पे कौन से कॉलम नंबर पे वो चीज लिखी हुई है, तो हम लोग ये करके पता लगा सकते हैं। तो ये कौन सा था, इंडेक्स फंक्शन। वहीं पे मैच फंक्शन क्या होता है वो भी आपको जगह बताता है। देखिए लुकअप वैल्यू कि आप क्या ढूंढना है कि वो कौन सी जगह पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे पटेल इन्फोटेक ढूंढना है, तो ये मेरा लुकअप वैल्यू। लुकअप एरे पटेल इन्फोटेक इसमें ढूंढ दो, और मैच टाइप कि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच हो गया, एंटर प्रेस किया। तो थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है, इसने ये कहा है, इसमें तो देखिए थर्ड नंबर पे ही लिखा हुआ है। तो मैच आपको वो पोजीशन बताता है, एंड इंडेक्स आप पोजीशन बता देते हो तो वो डेटा ढूंढ के लिए आता है। तो ये आपके दो एडवांस फंक्शंस थे। मैं अभी भी बोलूंगी डायरेक्टली इनका यूसेज थोड़ा सा कम रहता है, आप नेस्टेड फंक्शंस में इन्हें ज्यादा यूज करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है इफ्स। इफ्स के लिए जो मैंने कहा था कि मैक्स मतलब एक से ज्यादा दो कंडीशंस होती हैं, तब नॉर्मली हम लोगों ने मार्क्स वाले में लगाया था, इफ लगाया था। अभी हम इफ्स लगा के देखेंगे। अगर हम अपने स्टेटस की बात करें, देखिए स्टेटस पे अगर मैं इफ्स लगाती हूँ तो लॉजिकल टेस्ट क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 40 के, तो मुझे पास दे देना। एंड लॉजिकल टू ये ग्रेटर देन इक्वल टू 200 होता है, तो मुझे
पास दे देना, बट ये जुड़ेगा नहीं, तो इसीलिए दिक्कत है क्योंकि हमें इसमें एंड लगा के जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा कंडीशन है तो वो हम इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ओके, अगर यही चीज लेस देन 40 होती है तो इसे फेल दे देना, और यही चीज लेस देन 200 होती है तो इसे फेल दे देना। तो ये पास दे रहा है क्योंकि 45 से ऊपर है। अगर मैं एंड लगा लेती तो दोनों सेटिस्फाइड करता, दोनों जब सेटिस्फाइड करता तभी लिखता। अदरवाइज ये देखो, इसमें इसने दोनों ही नेगेटिव है इसलिए फेल दे दिया है। इसका हम यूज करते हैं जब ज्यादा कंडीशंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, हमने सारे फंक्शंस कर लिए हैं, सारे फॉर्मूलाज कर लिए हैं। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर वीडियो, और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप कर सकते हैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। ओके, बाय।